अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप सब लोग देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे थोड़ी इंडिया और पाकिस्तान की बात तो करेंगे ही, लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान को भी। हमें आज जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूं। हमें इंडिया से ज्वाइन किया है कर्नल दानवीर सिंह ने। आप सर को देखते ही रहते हैं पाकिस्तानी चैनल्स पे भी, थैंक्स। इंडियन चैनल पे भी, और उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऑफ कोर्स डिफेंस के हवाले से। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू बिल्कुल, सो थैंक यू। मच। पाकिस्तान से जी हमें ज्वाइन किया है कर्नल कमर चीमा साहब ने। चीमा साहब ये ऐसे ना चीमा कहें, साहब मजाक की हद तक ठीक है, पर आप इस तरह नहीं ना। नहीं सर अंडर कवर्ड है, हमें पता है ऐसी क्या बात है, लेकिन ये कि चीमा साहब जो है वो एनालिस्ट हैं और हम चीमा साहब को भी देखते रहते हैं। और चीमा साहब इंडियन टीवी पे और इंटरनेशनल टीवी के ऊपर और पाकिस्तान टीवी पे आके बात करते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड करते हैं। और बहुत कुछ चीमा साहब से भी सीखने को मिलता है, और चीमा साहब का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। सर मैं तो आपको अब कर्नल साहब ही बोला करूंगी, आप माने या ना माने, लेकिन सबसे पहले मैं कर्नल दानवीर आपकी तरफ आती हूँ। सर वैसे तो हम खैर भारत की बात करेंगे ही, लेकिन जाहिर है आपका उससे कहीं ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है और आपसे कोई और बात भी पूछी जा सकती है। तो अफगानिस्तान की सिचुएशन को आप कैसा देखते हैं? और अभी जैसे यूएस और पाकिस्तान के बीच में बात चल रही है कि वो यहाँ पे चाह रहे हैं कि उनको फौजी अड्डे दिए जाएं और मिलिट्री बेस बनाने के लिए, तो कुछ साल पहले भी पाकिस्तान ये गलती कर चुका है, जिसे मैं गलती कहूंगी, और उसके बाद पाकिस्तान पे काफी तरह की एलिगेशंस भी लगी और बड़ा टफ टाइम हमने देखा है। तो आपके ख्याल से इस बार फिर दोबारा पाकिस्तान को वो चीज रिपीट करनी चाहिए? देखिए, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो सूरत हाल जो है बड़ी क्लियर है कि वहां पर एट द एंड ऑफ द डे तालिबान आके काबिज होंगे। अगर तालिबान काबिज नहीं होते हैं और स्टेलमेट रहता है, या स्टेलमेट नहीं रहता है, अफगान आर्मी में रेबेल हो जाता है, तो इन दोनों केसेस के अंदर वहां पर सिविल वॉर लाजमी है। तो ऑल सेट एंड डन, ईदर इट इज द डेवल और द डीप सी। तो ये तो रही बात अफगानिस्तान की। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ने पहले भी एयर बेसिस प्रोवाइड करे हैं और सेफ पैसेज भी दिया है लॉजिस्टिक्स के लिए फॉर अमेरिकन, और उसके खिलाफ बहुत एक इमोशनल कैंपेन चला है पाकिस्तान के अंदर। और इमरान खान जब पॉलिटिक्स अपनी करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने इसी के बेसिस के ऊपर पॉलिटिक्स करी है। और अब आज जब बात होती है तो इसको दो तरीके से देखा जाए। एक तो पाकिस्तानी नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तानी नेशनल इंटरेस्ट इसमें है कि वो अमेरिकन को बेस दे दे। अमेरिकन को बेस देने का मतलब है कि एफएटीएफ और आईएमएफ का जो शिकंजा है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम में अपनी बात कहने को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, अमेरिकन कंधा मिलेगा। और जो उसका फेवरेट टॉपिक है या फेवरेट पॉइंट है कश्मीर, जो आज की तारीख में कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, उसको भी लोग अमेरिकन कंधे से सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये तो रहा पाकिस्तानी नेशनल इंटरेस्ट, और बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे अगर अमेरिकन बेसिस देते हैं। तो ये था पाकिस्तानी नेशनल इंटरेस्ट। अब बात करी जाए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और पब्लिक सेंटिमेंट की, तो पब्लिक सेंटिमेंट बिल्कुल एंटी अमेरिकन है। और जैसा हमने देखा तहरीके लगबैक के जो मुजाहरे हुए थे और जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था रिगार्डिंग द फ्रेंच एम्बेसडर बीइंग थ्रोन आउट फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये उसी लार्जर सेंटीमेंट का एंटी वेस्ट एंटी सेंटीमेंट का हिस्सा है। तो जर्नल पब्लिक, खासतौर से पंजाबी और पख्तून जो हैं, ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इमरान खान उसी पॉलिटिक्स पर खेल रहे हैं, अभी आगे इलेक्शन भी आने हैं। तो ये एक डायलेमा है पॉलिटिकल एंड नेशनल इंटरेस्ट का, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर ज्यादा अच्छा तर्जिया तो आपके कमर चीमा साहब करेंगे। बिल्कुल नहीं, आपने भी बहुत अच्छा तजिया किया है। लेकिन एक चीज और मैं कर्नल साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान यूएस को इस तरह की कोई भी चीज प्रोवाइड करे, चाहे वो मिलिट्री बेस हो या कुछ, तो चाइना के साथ थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि चाइना और अमेरिका के टर्म्स इतने अच्छे नहीं है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि चाइनीज को ये नापसंद होगा
ये अमेरिका को पाकिस्तान बेच देता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि चाइनीज को बिल्कुल पसंद आएगा। उसका कारण ये है कि अमेरिकन इन बेसिस का इस्तेमाल तालिबान के खिलाफ करेंगे और टेररिस्ट अलकायदा जैसे और जैश ए मोहम्मद करेक्शन दाइश जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ करेंगे। तो चाइनीज का इंटरेस्ट लड़ाई लड़ने में नहीं है। वो नहीं चाहेंगे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करें अफगानिस्तान में और उसको सेफगार्ड करने के लिए अपने ट्रूप्स लगाएं। तो वो तो बहुत खुश होंगे कि उनका काम अमरीकी करें, अमरीकी उनके साथ एंगेज रहें। और चाइनीज जो है, अगर सिचुएशन आगे चल के थोड़ी सी इवॉल्व होती है ऑन द बेटर साइड, तो वो अफगान गवर्नमेंट के साथ में, पाकिस्तानीज के साथ में और एक सेंट्रल एशिया के लिए रास्ता निकालें और तिजारत करें। तो चाइनीज आर नोन फॉर देयर ट्रेड एंड कैपिटलिज्म। They are not interested in fighting and all. So let the fighting and the dirty game be left to Americans. This is what I feel, and I don't think so कि Chinese को कोई एतराज होगा। बिल्कुल ठीक। कमर चीमा साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अब आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो गलती, जैसे मैंने पहले कहा कि जो गलती पहले की थी और वो खामखा अफगानिस्तान की वॉर में कहा गया कि पाकिस्तान ने हिस्सा डाला जिसका उसको भुगतना भी पड़ा, इस बार फिर वही बात की जा रही है, फिर उसी तरह से लिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जो अफगानिस्तान के लीडर्स हैं वो बहुत सख्ती से जवाब दे रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी लहजा जो है वो काफी सख्त किस्म का है उनके रिप्लाई में। तो इस सारी चीज को आप कैसे देखते हैं? देखें, जो चीज समझने की है वो ये है कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से एक अनकंडीशनल विड्रॉल कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, इसके बाद ये हो रहा है कि जो जिहादिस्ट नैरेटिव है, जो तालिबान का नैरेटिव है, वो ये बात कहने पे आ गए हैं, भाईजान हम तो जो है वो छा गए हैं, अमेरिका को हमने निकाल दिया। और तालिबान की जो टाइज हैं वो अलकायदा के साथ किसी हद तक मौजूद भी हैं। हाँ, तालिबान का जो थ्रेट है और जो इस्लामिक स्टेट का जो थ्रेट है वो डिग्रेड जरूर हुआ है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पावर वैक्यूम आ रहा है, क्योंकि अफगान अथॉरिटीज के पास तो इतनी पावर नहीं है और अब मिलिटेंट ग्रुप्स थोड़े एक्टिव हो जाएंगे। अब होगा ये कि अफगानों से जब चीजें कंट्रोल नहीं होगी, अफगान एडमिनिस्ट्रेशन से, अशरफ गनी से, तो वो सारे का सारा जो मलबा है, वो जो इल्जाम है, वो पाकिस्तान पे लगाने के लिए तैयार बैठे होंगे। जब वो इल्जाम तैयार, देखिए आपके पास अब तालिबान से आप डील तो कर नहीं सकते भैया, आपके आधे इलाके में तालिबान का कंट्रोल है, आधे इलाके में आपकी हुकूमत का कंट्रोल है, एक बड़ा मुल्क है, ठीक है ना जी। हमारे देखे ना, तालिबान ने कंट्रोल किया, हमने कंट्रोल वापस ले लिया। अब हम कहते हैं जी चप्पे चप्पे पे हमारा कंट्रोल है। कहाँ है नॉन स्टेट एक्टर, बताओ हमें, हम उन्हें खत्म करते हैं। वी टुक एन ओनरशिप। अब अफगानिस्तान में ये केस नहीं है, सो लिहाजा वहां पे जो राइट विंग वाले हैं उन्होंने जानबूझ के तकसीम की हुई है। ये जो अशरफ गनी साहब हैं ये भी प्ले करते हैं। ये करते क्या है कि अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को और अमरुल्लाह साले वाइस प्रेसिडेंट को कहते हैं बी टफ ऑन पाकिस्तान, गिव अ मैसेज क्लोजर टू इंडिया, और हमारे साथ गुड्डी गुड्डी करते रहते हैं। देखिए जी मैं तो नहीं हूँ, सेंटिमेंट्स हैं, वो देखे ना वहां पे पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे माहौल इस तरह का है। इसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर ये डेलिब्रेटली तकसीम है। अब होना क्या है, अमेरिका ने तो चला जाना, हमारा कसूर है, अमेरिका वहां जा रहा है, हम तो अपने खर्चे पे बाढ़ लगा रहे हैं अपने बॉर्डर पे, वहां से दहशतगर्द ना आए, क्योंकि अफगानियों से कंट्रोल नहीं होता। तो उन्होंने सारी की सारी ये जो स्केप गोटिंग है ये हम है उस चीज में। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास जो शाह महमूद कुरैशी की आपने बात की, शाह महमूद कुरैशी तो अभी बोला है, बल्कि मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय में तो पाकिस्तान के सियासतदानों को अफगानिस्तान की समझ ही नहीं है। अगर अफगानिस्तान की समझ है तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को है या फिर हमारे जो पख्तून भाई हैं उनको है। बाकी पाकिस्तान को कोई पता नहीं, बस ये नहीं पता लड़ाई हो रही है, तालिबान में लड़ाई हो रही है, अगू कोई पता नहीं होता की है, उधर ड्रग्स है, उधर असल है, उथे इलाका गैर है, बंदे आ जाते उधर ला जाओ, इतना पता सानू अफगानिस्तान। एंड लेट मी टेल यू, आई स्पोक टू गल साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग मैं ऑब्जर्वेशन शेयर करने लगा। आई वाज टीचिंग इन माय क्लास, तो अफगानिस्तान पे बात हुई, मैंने कहा व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अफगानिस्तान, और अगर दो चीजें आती हैं, एंड बियॉन्ड दैट वी डोंट नो अफगानिस्तान। दैट वाज ऑलमोस्ट अ कंसेंसस ऑलमोस्ट इन डिफरेंट क्लासेस, एक क्लास में नहीं मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। और मैंने कहा पहली तो गल पायजान असी जानने हैं कि अफगानिस्तान का जब हम सोचते हैं तो हमारे सबसे पहले जेहन में आता तालिबान,
लॉलेसनेस, अनरेस्ट, ठीक है जी, अमेरिका, नेटो, बम्बार्डमेंट, वायलेंस। और दूसरा उन्होंने कहा हमारे दिमाग में आता है जनाब काबली पुलाव, ठीक है, रोटी, ठीक है। दैट इज व्हाट इज, ये है पाकिस्तान को अफगानिस्तान की समझ, इसके अलावा पाकिस्तान कोई समझ नहीं है अफगानिस्तान। तो होता क्या है कि शाह महमूद कुरैशी तो भी बोल रहा है वो बेचारा, और शाह महमूद कुरैशी भी बेसिकली आपको नहीं पता क्यों बोल रहे हैं, वो अपनी लाइन सेट कर रहे हैं कहीं पे, उनकी लाइन खराब हुई है कुछ अरसे से, तो वो बेसिकली इस तरह का बयानात दे के अपनी लाइन सेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं देखो बोल रहा। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो अपने कमरे में होते हैं, वो तो कंप्यूटर पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कर रहे हैं सारे। जो हमारे भी एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पाकिस्तान में, मोहित यूसुफ साहब, पढ़ा लिखा आदमी है, अमेरिका में रहा है पूरी जिंदगी, और उसको पता है मैं सियासत तो मैंने करनी नहीं, मैं गवर्नमेंट की वैसे मदद कर सकता हूँ। वो सियासी बयान तो नहीं दे सकते, अब फौजी भी सियासी बयान नहीं दे सकते, तो पीछे कौन रह गया? या तो कुछ सियासतदान दे, जो पश्तून पॉलिटिशियन है वो देते नहीं है, वो कहते साढ़े तलकात खराब होंगे, हमारे वोट बैंक को नुकसान पहुंचेगा। पीछे रह गए शाह महमूद कुरैशी, अमूमन अफगानों के बयान का कोई जवाब ही नहीं देता, किसी को पता भी नहीं होता यहाँ पे ऐसे हो गए, स्वाय इसके कि चंद एक रिटायर्ड जनरल टीवी पे बैठ के जवाब दे देंगे, उसका अमूमन नहीं पता होता। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो किया है ना, बेसिकली ये वो ही वाज प्लेइंग टू द गैलरी इनफैक्ट, अदरवाइज जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उन्होंने बड़ी बदतमीजी की थी, उन्होंने बाकी बदतमीजी की थी, मतलब दिस वाज नॉट समथिंग वेरी नॉर्मल व्हाट ही सेड पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज बोले। और अब जाहिर बात है पाकिस्तान को ये बताया यार, ये अभी मैं सच्ची बात बताऊं, हमारे अदारों में क्या इसके बारे सोचोगे यार, इन्हों का की ये ड्रामे करन डे ने, इन्होंने छड्डो, इन्होंने ध्यान ना दियो, वड्डियां ना गल करो, ये बच्चे में चुंगड़े ने, दैट इज व्हाट वी वुड बी थिंकिंग। मुझे पता है इसलिए इग्नोर कर देते हैं, वरना 2 मिनट में कल साहब आज पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर करिए चीखा निकल जाती है। आज आप जो है उधर बलूचिस्तान में बॉर्डर कर दें, इनके सारे अफगानियों की चीखें निकल जाएंगी जनाब, फिर कहेंगे नहीं नहीं प्लीज वो अस्पताल से वो खोलें, हमने बच्चे आ रहे हैं, हमारा कारोबार बंद हो गया, हमारे ट्रक रुक गए, हम अफगान अवाम को सजा तो नहीं दे सकते चंद एक अगर कोई बेवकूफ सियासतदान इस तरह की हरकतें करते हैं। बट अफगानिस्तान की जो तस्वीर है वो बड़ी ही वो मेरा एक दोस्त है वो कहा करता था, उन्होंने पूछा कि सुनाओ सर की हाल अफगानिस्तान की होगा, तो उसने कहा कि दी ओनली ऑप्शन इन अफगानिस्तान इज अ बैड ऑप्शन, उसे चंगी ऑप्शन नजर ही क्यों नहीं होती। एंड उसमें अफगानों का बड़ा किरदार है कल साहब, आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी होकर बात नहीं कर रहा, एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन होकर बात कर रहा हूँ। उनका माहौल, उनको पता था यूरोप, अमेरिका, नेटो, आईएसएफ जा रही है, उनको चाहिए था पॉलिटिकल कंसेंसस करके इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद लेके अपने आप को रास्ते में डाल देते। उन्होंने मुसलसल मुखालफत की तालिबान के साथ, ना उनसे लड़ सके, अब होना क्या, अब फिर वही हालात खराब हो। सो दिस इज माय नंबर। तो चीमा साहब मुझे बताया अगर दोबारा से अमेरिका ने कहा कि जी आप कुछ अफगानी जो हैं उनको दोबारा पाकिस्तान में जैसे पहले रेफ्यूजीज आए थे उस तरह से आप रखें, अगर हालात कशीदा होते हैं, अगर ज्यादा टेंशन बढ़ती है, पाकिस्तान अफोर्ड कर पाएगा? नहीं जी, नाम अफोर्ड कर सकते हैं, नाम रखने चाहिए, ना ही वो जमाना है और ना ही हम कर सकते हैं। पहले ही यहाँ पे हालात खराब है, यहाँ पे कौन सी दूध शहद की नहरें बह रही हैं, बड़े मुश्किल हालात है पाकिस्तान में, और गुर्बत बढ़ेगी। और आपको पता है वो तो जाते हैं वो भाईजान, सीधी सी बात कर रहा हूँ, आम बंदा अगर काम, और ये इस पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसे होता है, जो एशियन यूरोप अमेरिका में वो भी इस तरह करते हैं। आम बंदे को अगर लेबर 10 रुपए की मिल रही है वो 5 रुपए पे आ जाएंगे। हमारे भी ये जो एशियन यूरोप अमेरिका जाते हैं वहां पे लोगों को $8 दे देगी, तुम्हारे $4 पे कर लेते हैं। जब आबादी बढ़ जाए, कारोबार कम हो जाए, तो फिर मार्केट इस तरह खराब होती है। सो वी वोंट अलाउ एंड वी शुड नॉट अलाउ, ये कोई खेडने वाली ग्राउंड तो नहीं है पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। मैं चलती हूँ जी। कर्नल साहब ये बताइए कि एलओसी के ऊपर फिर से कहा जा रहा है कि जी वायलेशन हुई है, और इंडियन मीडिया भी 1-2 दिन पहले काफी शोर मचा रहा था, इवन डिबेट्स भी हुई थी, चीमा साहब भी थे, मैं भी थी। आपको लगता है कि पाकिस्तान फिर अफोर्ड कर सकता है इस तरह की कोई बात, या अब की बार जो है वो इंडियन साइड से भी तो ये चीज हो सकती है, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही इल्जाम क्यों? देखिए, इंडिया पूरी जोर लगा रहा है कि किसी तरह से जो पाकिस्तान से जो सपोर्ट आती है वो बंद हो जाए, जिससे कि गन कल्चर वैली के अंदर पूरा खत्म हो। और अगर गन कल्चर खत्म होगा तो फिर जो आवाजें हैं, जो इंडिपेंडेंट आवाजें हैं, वो उठ के बाहर निकलेंगी और फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनेगा और फिर माहौल ठीक होगा। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, बाढ़ लगाने के बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन कहीं ना कहीं से हो जाती है और आर्म्स ड्रॉपिंग के केसेस भी आ रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले ये आया कि
ड्रोन के जरिए कुछ आर्म्स ड्रॉप करे गए। और मैं कल चीमा साहब के साथ यूट्यूब पे ही मुखातिब था, बात कर रहे थे हम लोग आपस में, तो उसमें मैंने बड़े तफसील में ये बताया भी था कि इस तरीके की घटनाएं जो हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई ऑकवर्ड और चीजें नहीं है, होती रहती हैं। और इससे जो है जो फायर है कश्मीर वैली के अंदर वो जलता रहता है। तो ये एक कंसर्न तो है, लेकिन उसको अगर कंपेयर करें 90s के हिसाब से तो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि बहुत ही ट्रिकल हो गई है, ट्रिकल डाउन हो गई है जो पाकिस्तानी जो सपोर्ट जो वैसे आती थी। एज अ रिजल्ट अब पाकिस्तानी जो बैक एंड सपोर्ट है फ्रंट एंड पर कोशिश कर रहे हैं कि वो कश्मीरी लड़कों को आगे लेके आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फॉर पाकिस्तान इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि कश्मीरियों में वो लड़ने का जज्बा नहीं है। कश्मीरियों में अगर ये लड़ने का जज्बा होता तो मैं लोगों को बोला करता हूँ कि अगर इतने हथियार यूपी में दे देते तो हमने तो अभी एक नया मुल्क खड़ा कर देना था। पाकिस्तान ने इतना हथियार वहां पे भेजा है, जब हम लोग ये पकड़ा करते थे तो लाइनों की लाइनें लगा के डिस्प्ले किया करते थे, और कहीं हाइड आउट से पकड़ रहे हैं, कहीं एक जमाना था कि पत्थर हटाओ और उसके नीचे एक AK-47 मिलती थी, इतना जबरदस्त सपोर्ट मिला हुआ। लेकिन कश्मीरी में वो लड़ने वाला मादा ही नहीं है, आज भी नहीं लड़ सकता। वो बेसिकली वो एक बिजनेसमैन है, वो गाने गुने गा लेने और वो शिकारे शिकूरे चला लेने और वो दूसरे टाइप का वो है, उस तरीके का जुनूनी नहीं है। वो जुनूनी फैक्टर जो आता था वो खैर मैंने तो लड़ाइयां इनसे लड़ी हुई है खूब, तो वो पंजाबी लड़कों में था, वो पठान लड़कों में था, वो लड़ाई लड़ा करते थे। और ये जो कश्मीरी लड़के थे ये इनके बैकिंग में रहते थे, और जैसे ही कोई पाकिस्तानी जो मिलिटेंट जो टेररिस्ट मारा जाता था ये लोग सबसे पहले जाके हाथ खड़ा कर देते थे। और कई बारी ऐसा भी होता था कि जब सिचुएशन बिगड़ रही है, मौका लगाता था, पहले ही उसकी खबर दे देते थे कि ये पाकिस्तान से ये है, इसको पकड़ लो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पाकिस्तानी सपोर्ट अगर खत्म हो जाता है तो वैली के अंदर टेररिज्म खत्म हो जाता है। और आज की तारीख में टेररिज्म कितना बचा है? एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर टेररिज्म बचा है, वो भी थोड़ा बहुत, उसी से ही सुर्खियां बन रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसको काबू कर लिया जाएगा। लेकिन यस, पाकिस्तान से इक्का दुक्का इन्फिल्ट्रेशन भी हो जाती है, आर्म्स ड्रॉपिंग के केसेस भी हो जाते हैं, वो होते हैं। अब वो पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है या अपने निजी ताल्लुकात से वो चीजें मंगाई जा रही हैं या क्या है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान इसको अफोर्ड कर सकता है, देखिए अगर पाकिस्तान बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा करता है तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फिर फायरिंग शुरू हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो मेरे को किसी पाकिस्तानी एनालिस्ट ने बताया कि पाकिस्तान 2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस खर्च कर रहा था ये सीज फायर वायलेशन में हिस्सा लेने के लिए, इतना भारी खर्चा हो रहा था। तो मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसा चाहेगा कि वो टेररिस्ट को भेजे और सीज फायर वायलेशन करे। आई थिंक वो उसके नेशनल इंटरेस्ट में फिलहाल नहीं। बिल्कुल चीमा साहब, एक तरफ तो इंडियन टीवी और इंडिया से सब लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान हर किसी से लोन ले रहा है, पाकिस्तान से मैनेज नहीं हो रहा अपनी इकोनॉमी। दूसरी तरफ हम इस तरह की बात सुनते हैं जैसे अभी कर्नल साहब ने की कि जी वहां पे जो है वो हथियार भेजे जा रहे हैं और हर तरह से सपोर्ट दिया जा रहा है जिसमें जाहिर है पैसा लगता है। तो ये कैसे पॉसिबल है और पाकिस्तान इस चीज में अभी तक अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहा ठीक से? देखिए जी, मेरे ख्याल से ये जो मिलिटेंट स्ट्रगल है ना, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है और इसका कोई मुस्तकबिल भी नहीं है, और ना ही अब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। माजी में हम करते रहे, सारी बात है, एक हिस्ट्री है, उसको ना मैंने लिखा है, ना मैंने बनाया है, ना मेरा उसमें किरदार है। लेकिन मुझे इतना समझ आ गई है कि 9/11 के बाद आप जो है वो ये नहीं कह सकते जनाब कि आप यहाँ पे हथियार बेचेंगे। मैं देख रहा था कहीं पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं जनाब कि वो हमास को हम ट्रेनिंग देते हैं। हालांकि ये बहादुरी वाली बात नहीं है, ये दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है ना जी, आप कैसे मिलिटेंट्स को स्ट्रगल दे सकते हैं? ठीक है जी, हम कश्मीर में जो करते रहे वो हो गया, दैट इज नॉट आवर पॉलिसी नाउ। ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है इंडिया कश्मीर के अंदर इस वक्त वेपन्स भेजना।
और वहां पे मिलिटेंट स्ट्रगल होना। कश्मीरियों की जो हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर सी है, कश्मीरी कितना को लड़ सकते हैं उन्होंने लड़ के दिखा दिया। कश्मीरी कितना लड़ सकते हैं लड़ के दिखा दिया है। इतनी बड़ी फौज भारत की वहां पे चीजें टैकल कर रही है, वहां पे मीडिया बैकलैश रहा है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा है, वहां पे गवर्नर राज लगे हैं, वहां पे क्या क्या नहीं हुआ, इन्होंने क्या क्या किस तरह नहीं दबाया उनको। लेकिन जारी बात है लोगों ने कारोबार भी करने हैं, रोजी रोटी भी कमानी है, मामलात भी करने हैं, फिर टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई है, अभी उस तरह जो मिलिटेंट स्ट्रगल है वो सरवाइव नहीं कर सकती। इंडियन आर्मी के पास वेपन्स आ गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के सोर्सेज आ गए हैं, बंदों को पकड़ना जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं वो बड़ा आसान हो जाता है। सो मेरा नहीं ख्याल ये पाकिस्तान की पॉलिसी है इस वक्त। इसीलिए तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी नहीं है, तो पाकिस्तान को ग्लोबली कश्मीर के ऊपर तो कोई इतना लंबा चौड़ा भागदौड़ करनी पड़ रही है जहां पे हमें और भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान की ये पॉलिसी होती तो हम ग्लोबली डिप्लोमेटिकली इसको क्यों इतना डील करने की कोशिश करते। सो हम कहते हैं यार ठीक है, अगर रोज इंडियन फौजी मर रहे हैं तो कश्मीरी लड़ रहे हैं तो बस ठीक है, यही चलते रहने दो। लेकिन दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। मेरा ख्याल है ये अब मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की जंग हुई, हमने वो जंग लड़ी और जीती, लेकिन बहुत सारी दुनिया हम पे इल्जाम लगाती है यार ये देखो साथ दे रहे हैं, ये साथ दे रहे हैं, तो इसी वजह से साथ दे हम पे इल्जाम लगता है ना, हमने जाने भी गवाई और हम पे इल्जाम भी लग रहे हैं, क्योंकि एक वक्त था हमने ये कश्मीर के ऊपर अपनी लाइन को क्लियर नहीं किया, लेकिन अभी क्लियर है। हम वो माजी की स्लेट को उस तरह साफ तो नहीं कर सकते और ये तो नहीं कह सकते हम क्या क्या करते रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो सबके सामने है, दुनिया को पहले ही पता है। और यकीन करके माने, भारत जो मर्जी दुनिया को बताता रहे, आई मीट पीपल माई सेल्फ, जो जहाँ जितने को मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान इस वक्त मिलिटेंट स्ट्रगल या मिलिटेंट आर्म्ड स्ट्रगल को इंडिया में सपोर्ट नहीं कर रहा, एक चीज कहती है, और दूसरी ये कह रही है कि भारत जो है वो उसके हालात खराब करने में ज्यादा किरदार है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है चीजें नॉर्मल। और ये मैं एक नहीं, मैंने मल्टीपल लोगों से मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल फोरम्स पे ये बात सुनी है, ये उनका इंप्रेशन है। हाँ, भारत का एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस है जी, जिसको मैं ऑब्वियसली कोई भी डिनाई नहीं कर सकता उसको। उसकी वजह से सारे खामोश हैं और चुप हैं, और जो इंडिया कर रहा है वो जो कहते हैं वो मान जाते हैं, उनको पता यार ये मार्केट है, यहाँ पे चीजें जाएंगी, बिकेंगी, हर चीज होगी। सो दिस इज व्हाट आई फाइंड। कर्नल साहब, सिर्फ मार्केट की वजह से भारत की सुनी जा रही है जैसे चीमा साहब कह रहे हैं, या कोई और रीजन भी हो सकता है? देखिए, रीजन ये है कि पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो हुक्मरान लोग हैं वो उस चीज को देखना नहीं चाहते। असल में आज की तारीख में इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है कि आप कोई चीज छुपा नहीं सकते। जो इन्होंने तबसरा किया कि जी बहुत ज्यादा वहां पे लोगों को दबाया जा रहा है कश्मीर में, तो अभी रिसेंटली बलूचिस्तान के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सालों के बाद में इंटरनेट खोला गया है, मेरे ख्याल से 7-8 साल के बाद में वहां इंटरनेट खोला गया है, और यहाँ पर 1 साल की इंटरनेट पे पाबंदी रही। फिर हमारे यहाँ पर कोई इस तरीके से मिसिंग पर्सन्स की आप वो नहीं देखेंगे जिस तरीके से आप बलूचिस्तान के अंदर देखते हैं, और आप बहुत सारी चीजें इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में नहीं देखेंगे जो कि पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कोई मैं चीमा साहब के साथ में तू मैं की डिबेट की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल लोग हैं, जो बैरूनी मुल्क हैं, जो बड़े बड़े ऑब्जर्वर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, ये सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं। ये बोलने से बात नहीं होती, ये चीजें दिखती हैं और बड़े मुख्तलिफ चैनल से ये इंफॉर्मेशन इनपुट आती है। अब जिस तरीके से आपके मुल्क का मिसाल ले ली जाए, जैसे आप लोगों ने, जैसे चीमा साहब दहशतगर्दी की लड़ाई लड़ी, तो जैसे दहशतगर्दी की लड़ाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ तो लड़ी, बाकी दहशतगर्दों के खिलाफ क्यों नहीं लड़ी? तालिबान को तो आपने सपोर्ट किया, उसको आर्म किया, उसको डायरेक्शन दिया, दिस इज नोन टू एवरीवन। और उसके अलावा जितने भी इंडियन स्पेसिफिक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी भी ट्रेनिंग आप करते रहे, तो दिस इज ऑल्सो नोन टू एवरीवन। तो सिलेक्टिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इज नो आंसर, कि अपने आप को टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में मसीहा बोला जाए, तो ऐसा नहीं है। एवरीबडी कैन सी थ्रू, दिखता है सब कुछ,
और ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपली चीमा साहब ने उसको पेश किया है। इट इज नॉट दैट सिंपल। और आज की तारीख में बहुत बदलाव आ रहा है वैली के अंदर, क्योंकि गन कल्चर अभी बहुत कम हो गया है। तो देयर आर वॉइसेस, देयर इज अ बिग वॉइस। मैंने कई बार बोला है कि बहुत बड़ी तादाद है कश्मीरियों की। व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ कश्मीर, इट्स अ नैरो स्ट्रिप ऑफ 150 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर, और बहुत पतली स्ट्रिप है वो पूरे नक्शे में। अगर आप देखें तो बहुत बड़ा नहीं है जितना बड़ा वो दिखता है। उसके अंदर बहुत सारी वॉइसेस ऐसी हैं जो कश्मीर की इंडिपेंडेंस भी मांगती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी वॉइसेस ऐसी भी हैं जो इंडिया के साथ रहना चाहती है, और मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसी वॉइसेस होंगी जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहेंगी। ठीक, बिल्कुल। मैं आगे बढ़ती हूँ। और चीमा साहब, आपने बात सुनी कर्नल दानवीर की, लेकिन उसके साथ मैं आपसे, आप उनको रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन साथ ही मैं आपसे एक सवाल और करती हूँ कि कनाडा में जो कुछ हुआ 1-2 दिन पहले, आपने वो देखा ही होगा कि एक पाकिस्तानी फैमिली थी, उसको जिस तरह से मारा गया, बहुत अफसोस हुआ सबको बहुत ज्यादा। उस पर इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की और उन्होंने इस्लामोफोबिया का नाम लिया है दोबारा से। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बात उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है जहां पर आसिया बीबी, जो कि एक तरह से बेकसूर साबित हो चुकी है ब्लास्फेमी के इल्जाम के बाद, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे लोग छोड़ेंगे नहीं। दूसरा ये कि इसी के साथ मैं कनेक्ट कर दूं कि जब कोई नॉन मुस्लिम किसी मुस्लिम को मारता है, उस वक्त तो हम ये बात नहीं करते कि जी ये इसमें कोई रिलीजन लेकिन आ जाते हैं हम, लेकिन अगर कोई मुसलमान किसी काफिर को या किसी नॉन मुस्लिम को मारे तो हम कहते हैं जी दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। ये डबल पर्सनालिटी, ये डबल स्टेटमेंट जो है, ये पाकिस्तान की तरफ से ही क्यों जाती है? जी, मुसलमान भी दहशतगर्दी करते हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है? जो उन्होंने वो मानते हैं, वो कहते हैं हम ठीक करते हैं। जो मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं वो मानते हैं हम ठीक करते हैं, वो उसको जस्टिफाई करार देते हैं, जो कि ऑब्वियसली बड़ी गलत बात है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो कनाडा में हुआ, ये हर बंदा जो है ना वो ये बात तो कर रहा है, मैंने भी कल थोड़ी सी बात की थी इस पे, हर बंदा ये तो बात कर रहा है जनाब वो देखो एनजो हो गया। प्रॉब्लम ये है कि पिछले 20 साल में, कर्नल साहब मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ अपने क्लोज टू माई हार्ट, पिछले 20 साल में जो लिटरेचर लिखा गया है वेस्ट में मुसलमानों के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर, वो, और फिर जो एक एनवायरनमेंट बना वहां पे, बहुत सारे लोगों ने वहां पे लोगों को देखा, समझा, चीजें की, और जो मुसलमानों ने अपना इमेज खुद क्राफ्ट किया। ये किसी ने, हमारा अलकायदा किसी ने नहीं बनाई, ये दाइश किसी ने नहीं बनाई, ये हम सारे अपने हाथों से ये बुनियादें रख रहे हैं, मुसलमान जिन्होंने रखी हैं। उन्होंने जो देखा है ना हमें, उनमें भी से बहुत सारे फार राइट लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट रखते हैं, जो समझते हैं कि नहीं भाई हमें यूरोपियंस को या यूरोपियन के अलावा किसी को यूरोप में नहीं आने देना चाहिए, ठीक है, या कनाडा के अलावा कोई कनेडियन गोरा नहीं यहाँ पे होना चाहिए। उनके अंदर भी थोड़ी सी ये पाई जाती है, और लिटरेचर लिखा गया है वहां पे, और जो लिटरेचर उन्होंने लिखा कुछ ठीक था, कुछ ग्लैमराइज भी किया, दोनों काम हुए। कुछ लिटरेचर ठीक था मुसलमानों के बारे, जहां दहशतगर्दी मुसलमान कर रहे थे, ग्रुप्स कर रहे थे, और कईयों ने फिर उसको ग्लैमराइज भी किया, ठीक है जी। अब जब ग्लैमराइज किया तो, और फिर टीवी में आया, फिर कुछ मुसलमानों ने जो वहां पे ज्यादतियां की, ठीक है जी, और जो ज्यादतियां वहां पे की उन ईसाइयों के साथ, उन वेस्टर्न्स के साथ, जस्ट के वो ये, अब देखिए ना, हम अगर कोई ट्रंप ने काम किया है तो आप ये तो नहीं समझ सकते हर अमरीकी ऐसा है। अगर कोई ब्रिटिश ने की है, वज़ीर आज़म पे एक्शन ले रहा है, तो ये तो नहीं कि जिधर से कोई इंग्लैंड वाला गुजर रहा है तो उन्होंने दूसरी कहो यार इसने ऐसे किया। लेकिन जिनके पास आर्गुमेंट नहीं होता, जो लॉन्ग टर्म सब्र नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि नहीं यार चीजों को वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप रिस्पॉन्स बिल्ड करते हैं, आप माहौल बनाते हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करते हैं, अपने साथ दुनिया को मिलाते हैं, तो देन आप अपना केस बनाते हैं। एक चीज तो ये हो गई, ये चीजें मगरब में हुई हैं। और हमारे यहाँ देखे ना, अगर कोई पाकिस्तान में बंदा, कौन सा मगरब को छोड़े, हम खुद दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं यहाँ। लोगों ने क्या, दहशतगर्दों ने ये नहीं कहा कि ये जो पाकिस्तानी वर्दी पहनी पुलिस वाला है काफिर है। लोगों ने, ये जिन लोगों ने पाकिस्तानी फौजियों को मारा और पुलिस वालों को मारा और अवाम को मारा, वो क्या समझते थे इनको? वो कहते हैं काफिर है यार, अमेरिका ना रले ने, अमेरिका के दहशतगर्दी जंग लड़ रहे हैं। दैट इज व्हाई दे किल्ड देम। जजेस पे पाकिस्तान में हमले हुए, वकीलों पे पाकिस्तान में हमले क्यों होते थे जजेस और वकीलों पे? क्योंकि वो कहते थे ये लोग जो है ये सियासत का साथ देते हैं
और उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं जो प्रोटेक्ट करता है मगरब की बनाई हुई जमहूरियत को। लड़ाई तो इस चीज की थी, लड़ाई तो सोच और फिक्र की थी। हुआ यूं कि मुस्लिम वर्ल्ड से प्रॉपर रिस्पॉन्स कोई ना आया, जो इन्होंने करतूत किए हुए थे उसको ऑन कोई ना किया, जो अलकायदा बनाई, जो तालिबान बनाए, उन सबको ऑन कोई नहीं किया। बाद में क्या फायदा ना आते उन्होंने मारो, दसना नहीं किन्होंने मारने हैं, उसके ऊपर नहीं बताना कि इनके करतूत क्या थे, बस मारो। और फिर बड़ा टेस्टेडली आहिस्ता 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 ये चीजें हुई। सो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज है ना, ये और अबव ऑल जो मैं चीज बोलता हूँ, जो मुझे सोल्यूशन समझ आता है, वो है डायलॉग, बात करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे हम जिस तरह ईसाइयों को ट्रीट करते हैं ना, मुझे पता है, मैं खुद एक गांव से हूँ और मुझे पता है मेरे गांव में ईसाइयों को कैसे ट्रीट किया जाता है। दैट इज डिमोनाइजिंग एंड डिसरिस्पेक्ट। ठीक है जी। और क्योंकि मेरे गांव में कोई हिंदू नहीं है या सिख नहीं है, तो आई कांट टॉक ऑन दैट, बट ईसाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो भी होते तो मैं बता देता। पाकिस्तान में जो हमने ये स्ट्रक्चरल, जिसे कहते हैं ना, एक स्ट्रक्चरल एक वो आप कह लें कि हम बायसनेस है मुआशरे के अंदर, हम सिर्फ मुसलमान को ही समझते हैं बंदा है, बाकियों को तो हम बंदा समझते नहीं है। सो ये जो चीजें हैं, इसके ऊपर डायलॉग होना चाहिए था, विद इन द स्टेट भी डायलॉग होना, लोग रियासत को अपने लोगों को बताना चाहिए कि आपका क्या कंडक्ट होना चाहिए, किस तरह की रियासत होनी चाहिए। और सेम मगरब के साथ भी डायलॉग करना चाहिए था, जो दोनों मिसिंग हैं। अगर ये दोनों होते तो रियासत में भी मसले न पैदा होते, तो बाहर भी नहीं। तो चीमा साहब, उसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक्स को भी तो ठीक करना पड़ेगा। आपने टेक्स्ट बुक में जो लिख रखा है, तो आप जब बच्चे को ही वो गलत बात सिखा रहे हैं, बचपन से ही दिमाग में जहर डाल रहे हैं दूसरों के लिए, तो बड़े होने तक उसने यही बनना है ना। मैंने क्या कहा है, मैंने रियासत का नाम तो लिया, और मैं की कहूँ नहीं, आप एज अ टीचर आपको इस पे और ज्यादा बात करनी चाहिए। मतलब आज आपको गुस्सा क्यों लगा हुआ है? आज आप लग रहा है मुझे खाने का बिल देकर आ रहे हैं। जो कुछ आपने आज खाया उसका बिल देना पड़ गया चीमा साहब को। नहीं, खाने का बिल नहीं, मुझे बताए ना, मैं उनकी तरह लेट जा थले, मैं मैडम, मैं यही तो कह रहा हूँ कि रियासत जो है उसको इस चीजों को डायलॉग करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जी। नहीं, यही चीज सेम मैं कर्नल साहब आपसे भी पूछना चाहूंगी कि कनाडा के जो कुछ भी हुआ उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इसमें कोई भी आदमी जो है इसको एक ही तरीके से देखेगा, और वो ये है कि बहुत ही दर्दनाक वाकया हुआ और बहुत ही सैड वाकया हुआ। इससे ज्यादा अफसोसनाक वाकया मेरे ख्याल से कुछ दिनों में किसी ने देखा नहीं होगा, और मैं उसको दहशतगर्दी ही मानूंगा। ये दहशतगर्द का एक वेस्टर्न वर्जन ऑफ दहशतगर्दी था, बेस्ड ऑन इस्लामोफोबिया। जब चीमा साहब बता रहे थे, बड़े दिल से और बड़े खुल के उन्होंने आज बात रखी है, बड़ा अच्छा लगा। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि इस्लामोफोबिया क्यों है। इस्लामोफोबिया काफिर की जबानी। तो मैं आपको बताता हूँ कि एज ए काफिर मैं उसको कैसे देखता हूँ, मेरे को कैसे दिखता है ये इस्लामोफोबिया। अभी क्या है कि अब मैंने कुरान तो नहीं पढ़ी, जब मैं बोल रहा हूँ मैं, तो वो मेरा मतलब है कि बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्होंने ना तो कुरान पढ़ी है, ना हदीसें पढ़ी है, ना उनका किसी मौलवी से उस तरीके से कोई राब्ता होता है। तो वो क्या देखता है, वो टेलीविजन के अंदर वो न्यूज देखता है कि भाई फला एक लोन वुल्फ अटैक हुआ, उसके अंदर वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उसने 10 लोगों को चाकू मार दिए, या ट्रक से 25 आदमी के ऊपर वो ट्रक चढ़ा दिया। या वो देखता है कि दाइश जो है उसने ऑरेंज कपड़े पहना के और वेस्टर्न लोगों के गर्दन काट दिए, वो कलमा पढ़ के या जो भी वो करते हैं। या वो देखता है कि हाफिज सईद कुरान की आयतों के हवाले से वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है जिहाद के लिए। तो जब वो आदमी देखता है, कहता है यार ये सब कुछ इनके रिलीजन में इस तरीके से लिखा हुआ, इसीलिए ये करते हैं। फिर जब लोग कहते हैं कि नहीं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, तो जब वो बोलता है कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, कोई भी समझदार आदमी, तो आम आदमी के दिमाग में ये तस्वीरें आ जाती हैं कि यार ये तो ये कहते हैं लेकिन ये हरकतें ये करते हैं। तो जो चीमा साहब ने कही कि इसमें मुस्लिम्स का ही दोष ज्यादा है कि उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है। तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके अंदर क्योंकि हर एक सोसाइटी में रोग एलिमेंट्स होते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी में भी है, और जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट लोग हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। उनको एक कहीं से वीकनेस दिख गई है, उन्होंने उसका फायदा उठा के और उन्होंने एक अपना दहशतगर्दी का एक वर्जन निकाल दिया, जो आपको एक बार न्यूजीलैंड में दिखा था और अभी आपने उसको कनाडा में देखा है। लेकिन एट द सेम टाइम वो भी इमेजेस देखते हैं कि कोलंबो के चर्च में अल्लाह अकबर
कह के अंदर घुस गए और बहुत सारे ईसाइयों को मार दिया वगैरह वगैरह। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो इमेज करेक्शन है ये मुस्लिम्स को बड़े पैमाने पर लेनी पड़ेगी, बड़े पैमाने पर लेनी पड़ेगी। और अभी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो बेस्ट जो मिसाल पेश कर रहा है वो यूएई कर रहा है। यूएई एक वाहिद मुस्लिम कंट्री है जिसके अंदर सिनागॉग भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है और ये सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल से आप दोनों को ये वीडियो मैंने शेयर भी किया था कुछ दिन पहले, आप चेक करें उसको, देखिए। तो ये जो चीमा साहब ने बोला कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से इसको अप्रोच करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल वे में अप्रोच करना पड़ेगा, तो वो यही स्ट्रक्चरल वे है जो यूएई ने अपनाया है। तभी आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। और हाल ही में सऊदी अरेबिया के टेक्स्ट बुक में अभी रामायण पढ़ाई जाएगी, जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ये लोग कौन है। इट इज जस्ट दैट। तो जब लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी तो बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी आती है। सो इट्स अबाउट ऑल अबाउट इमेज बिल्डिंग, दैट्स व्हाट आई हैड टू से। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो वीडियो बिल्कुल मैंने देखी थी जो आपने मुझे भेजी थी, और यूएई का बिल्कुल ठीक है, वो वाकई में बहुत अच्छे से जा रहे हैं। सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि जो कुछ भी होता है, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो चाहे कनाडा में हो, हम चीमा साहब उनके प्राइम मिनिस्टर्स को देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हैं, वो बात करते हैं, वो माफी मांगते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, वो ये बात करते हैं कि हाँ वो सजा देते हैं, उस आदमी को पकड़ते हैं, सजा देते हैं। पाकिस्तान में जो मैं वीडियो बनाती हूँ या चीमा साहब बनाते हैं या कोई भी कहीं से भी कोई यूट्यूब वीडियो बनाता है, हमारी सिर्फ ये कोशिश होती है कि हम क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन अच्छे के लिए, ताकि पाकिस्तान में कोई चीज अगर गलत हो रही है तो वो ठीक हो सके। लेकिन हमारे यहाँ चीमा साहब, लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, हमारे यहाँ कुछ भी होता है, चाहे मियाँ मिट्ठू हिंदुओं की बच्चियां उठा के ले जाए, चाहे क्रिश्चियंस के साथ कुछ गलत हो, जैसे आप भी बता रहे हैं, और मैंने भी 1-2 दिन पहले वीडियो बनाई है कि किस तरह से 7 साल क्रिश्चियन कपल को जो है वो जेल में डाल के रखा और उसके बाद कोई कुछ साबित नहीं कर पाया और छोड़ दिया, तो 7 साल उनके जाया कर दिए उनकी जिंदगी के। इसी तरह से क्रिश्चियंस की बच्चियों को बिठाया जाता है। हमारे यहाँ से ना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात को करता है, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर इस चीज के ऊपर माफी मांगते हैं। अहमदियों की कब्रिस्तान में जाकर उनकी कब्रें तोड़ दी जाती हैं, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती, ना प्राइम मिनिस्टर माफी मांगता है, ना आम पब्लिक कुछ बोलती है, ना ही मीडिया कुछ कहता है। और हम एग्जाम्पल देते हैं हर चीज में कि जी फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता है, वो उसने बिल दे दिया खाने का, यूरोप को हम बहुत कॉपी करते हैं। इस चीज में हम क्यों कॉपी नहीं करते? ये जो सियासतदान है ना जी हमारे, एक तो ये अनक्लियर है और दूसरा ये मजहब कार्ड खेलने से बाज नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर एक इस्लामिक रियासत है। सियासतदान जो है वो मजहबी चीजें करना पसंद करते हैं ताकि वोट ले सकें। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब वो अमेरिका चले गए, ठीक है, और मुल्तान में अच्छा वो क्या करके आए हैं अमेरिका में वाला? कुछ भी नहीं, क्या करके आए हैं? वो तो यूएन में खिताब किया, इत्तेफाक से 10-12 दिन वैसे ही हो गए थे। इसराइल ने सीज फायर कर दिया अमेरिका के कहने पे, इतने आंदे सार हार पै गया। उन्होंने कहा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब तो जनाब कमाल कर रहा है, यूएन पे गए थे और अमेरिका का इसराइल थे फलस्तीन का सीज फायर हो गया। और जब शाह साहब इस हफ्ते अपने इलाके गए, उधर मुल्तान गए, उधर बोर्ड लग गए सलाहुद्दीन पता नहीं क्या दोयम, सलाहुद्दीन यूबी दोयम। अच्छा मैं क्या जी, ये जो सलाहुद्दीन यूबी है उसने जनाब यरूशलेम पे हमला किया, कब्जा किया, कंट्रोल किया। यार क्या माहौल पैदा कर रहे हैं, और ये जानबूझ के करते हैं। इनको सारा पता होता है क्या हो रहा है, ये सिर्फ वोट लेने के लिए। पाकिस्तान में इस तरह होता है, इंडिया में भी इसी तरह होता है, उधर भी तो सोसाइटी इंडियन भी ऐसी है, वो भी सारे मौलवी ने, वो हिंदू मौलवी ने, अजी मुसलमान मौलवी हैं। सिंपल सी सीधी बात है, ये सारे करते हैं। अब अच्छा मजे की बात छोड़े, कौन सा ट्रम्प वो बाइबल लेके हाथे च आ गया से पता, और उसके 4 स्टार जनरल ने उसने कहा कि अगर मुझे पता होता कि इसने बाइबल हाथ में नहीं, मैं इसके साथ में खड़ा होता। ट्रम्प अब इलेक्शन जीतने के लिए। तो पॉलिटिशियंस इस तरह की करते हैं। मैडम माफी दे दिया करो, तुसी ते आते 24 घंटे चोरी होंगी, आप ही तो रहे, तुसी जो मर्जी करते रहो। आप देखिए, मैं एक बात बताऊं, कल था हमारे मुआशरे में एक्सट्रीमिज्म बहुत है। जो लिबरल है वो मौलवियों को बर्दाश्त नहीं करते, मौलवी उनको, कोई बंदा ये नहीं कहता यार उनकी भी सुन लो और अपनी भी सुना लो और दरमियानी बात करो। एक जगह पॉइंट पे सुनिएगा, एक मीटिंग पॉइंट पे आ जाए, आप भी अपनी बात करें, हम भी अपनी बात करें, कोई कहता नहीं।
जजमेंटल, तू गलत आ गया, तू गलत है, उसने कहा ए गलत, होने कहा ओ गलत। कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है। मुझे दुख ये होता है, मैं आपकी बात सुनूं और मैं रिस्पेक्ट करूं आप जो भी कहते हैं, आपका जो भी थॉट है मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं और साइलेंट रहूं। यार ये कल साहब का पॉइंट है, ये आरजू काजमी का पॉइंट है, आप अपने साथ रहें, मैं अपने साथ रहूं, लेट्स लिव टुगेदर, लेट्स एग्री टू डिसएग्री, ये होना चाहिए फॉर्मूला। हम अगर इस बात में लोगों को ले आए ना, अपना सही साबित करने के चक्कर में ना पड़े, इस बात को मान जाए कि जो तू कह रहे हैं सही है, जो मेरा कह रहे हैं लेट्स लिव टुगेदर, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन ये क्या करें, जिन लोगों ने पावर में आना होता है, इमरान खान साहब भी, मैं तो बड़ा बोलता हूँ, मैं तो अपने यूट्यूब चैनल पे कोई इमरान खान के को बड़ा क्रिटिकल हूँ। मैं इमरान खान के हक में बड़ी बड़ी बातें करता था। मेरे आज से 3 साल पहले कौन साहब मेरे पाकिस्तानी टेलीविजन के जितने इंटरव्यू है, मैं कह रहा इसको आना चाहिए, आना चाहिए। हालांकि मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ, मैंने कभी वोट नहीं डाला, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आई वांटेड चेंज। मैं कह रहा था यार 2 ताकतें रही हैं, तीसरी भी आए यार, और तीसरी देखी हो पता लगा है तो भी खराब है, ठीक है, तो पिछले ठीक थे यार। तो मतलब दिस इज हाउ वी रियलाइज। लेकिन मैं कोई इमरान खान का कैदी तो नहीं हूँ कि इमरान खान जो गलत करे मैं मानता जाऊँ, वाह 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 पाकिस्तान का। मैं पाकिस्तान इंडियन टीवी पे बैठता हूँ, जहां पे वो गलत है, जहां पे वो सही है सही है। पाकिस्तान में भी ऐसे कहता हूँ, जिधर हमें हमारी जितनी अकल काम करती है, हमको किसी को गुलाम थोड़ी है कि जनाब हमने वो करना है। हाँ, अपनी स्टेट के खिलाफ कभी बात नहीं करनी चाहिए, अपनी रियासत के साथ खड़े रहना चाहिए। अगर कहीं से रियासत से जो लोग हैं तो उसको पिन पॉइंट करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को तनकीद करनी चाहिए, क्योंकि वोट लेके आते हैं, वो तब्दीलियां लाते हैं, वो मुआशरे बदलते हैं, उन्होंने वादे किए हुए हैं, सो उनके प्रेशर जरूर डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, और हम भी ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप दोनों का कि आप लोगों ने शो को ज्वाइन किया। जाते जाते 1 मिनट और लूंगी आपका। और कर्नल साहब, अगर ये एक वीडियो मैं आपके लिए लगा रही हूँ, कुछ सेकंड का है, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है और हम लोग जो है वो सबके सब फलस्तीन के साथ है, तो ऐसा नहीं है यार। 1 मिनट जरा देखिएगा। खैर उर्दू में क्या लिखा, इजराइल पर बमबारी बंद करो। तो ये इमरान खान साहब का बैनर लेके चल रहे थे। और क्या लिखा है चीमा साहब आप बताइए। वो होया पता है कि मैं तो दस रहा, ये मैंने भी देखी वीडियो, होया पता है कि ये बेचारे बंदे हो गए जज्बाती, उन्होंने कहना सी फलस्तीन पे बमबारी बंद करो, ना क्या इसराइल पे बमबारी बंद करो। और वो एक नहीं है, वो 10-20 है, सारे एक ही बात कही जा रहे हैं, इसराइल पे बमबारी बंद करो। लोग जज्बाती हो गए, उन जज्बाती लोगों ने तो कोई नहीं किया जा सकता। चलो मैडम जी मौलवियों के पीछे पई है, ये 24 घंटे फॉल्ट काट दी देगी। नहीं मैडम, थोड़ा मौलवियों से थोड़ा दूर रहें, आपको भगवान बहुत लंबी उम्र दे, आप पंगे ना लें, शांत रहे। नहीं, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, और आज बहुत अच्छा लग रहा है कर्नल साहब को हंसता मुस्कुराता देख के, और आई थिंक आप बिल्कुल फिट हो गए और बिरयानी खाने लगे होंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू चीमा साहब। ओके जी, बाय। थैंक यू, बाय।